पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं। अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और डब्ल्यूएचओ की जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से आरटीपीसीआर टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। साथ ही उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं कि यह अधिक ट्रांसमिसिबल हो और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो हमारे सेल से बाइंडिंग एफिनिटी है शायद कुछ अधिक हो, जिससे कि इसको सेल को अटैच होने में एक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने बताया है कि यद्यपि अर्ली डेटा यह बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की ज़रूरत है। यह काफ़ी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की ज़रूरत है। डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट जित अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो। यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों, तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। इसी के साथ ही डब्ल्यूएचओ ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज़ ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो डब्ल्यूएचओ ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि जो हमारा पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना ईजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम आरटीपीसीआर टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। यह भी एक चीज़ डब्ल्यूएचओ ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज़ करनी है। वैक्सीन्स के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इम्पैक्ट ऑन वैक्सीन्स को और एविडेंस की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की ज़रूरत है कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों तो भी हमारे यहाँ जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूज़फुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत मुख्य बात ये कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कढ़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज़ ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन्स अलॉन्ग विद वैक्सीन्स ऑल अदर मेजर्स हैव टू बी कंटिन्यूड। साथ ही देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है
कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहाँ पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहाँ से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी, और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा, और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें, और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहाँ पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की उस स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे, और अगर वह नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं, और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में, और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया, और उसमें से 10 पैसेंजर्स RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम WHO की गाइडलाइन, WHO की जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि WHO ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रैवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें, उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था, जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से, देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है, और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है, और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय में एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ली थी, उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उससे संबंधित सारे सेक्रेटरी हेल्थ से डिस्कस किया है। 5 विषय हमने जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों, चाहे वो एट रिस्क कंट्री से हों, चाहे वह दूसरे देशों से हों, और साथ ही जब वह इंटरनेशनल ट्रैवलर कम्युनिटी में चले जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर की जाए। दूसरा विषय जो हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए, उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, और कहीं पर भी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करते हुए कहीं पर भी क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। जरूरी है कि जब भी कभी कोई एक केस आता है, तो हमने इससे पहले भी कई बार इस विषय में बात की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि कहीं पर भी या तो हॉटस्पॉट्स आ रहे हों और अदरवाइज भी केसेस आते हों तो उनको हम अर्ली टेस्टिंग के द्वारा जल्दी पकड़ लें, ताकि वह केस सीवियर में कन्वर्ट ना हो। और उसी के साथ ही RT-PCR रेशियो, जो RT-PCR पर जो हमारा फोकस है वह बना रहे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारे को अर्ली डिटेक्शन में अदरवाइज भी हेल्प करेगा। इसके साथ ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें, और इसके लिए चाहे वे ICUs हों, चाहे ऑक्सीजन बेड हों, चाहे वेंटिलेटर हों,
और जैसे कि ECRP2 यानी कि इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के तहत 23,000 करोड़ रुपए जैसे सैंक्शन हुए थे और जिसके तहत पिछले कुछ महीनों से देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है स्टेट से रिक्वेस्ट करते हुए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कंप्लीट किया जाए। हमारे जितने PSA प्लांट्स हैं वह कंप्लीट किए जाएं, उनको ऑपरेशनल स्थिति में रखा जाए। हमारा लॉजिस्टिक, चाहे वो PPEs हों, N95 मास्क हों, चाहे वे ड्रग्स हों, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। और सबसे मुख्य विषय जो कि हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस। तो जिसके लिए ज़रूरी है कि हम भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है। और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें।